आज हम गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तो अगर फर्स्ट वीडियो को गो थ्रू नहीं किया, मेक श्योर कि उस वीडियो को जरूर गो थ्रू कर लें क्योंकि काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। काफी बेसिक कंसेप्ट भी हमने कवर किए थे एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जिनको हमने कवर किया था। एंड ये टोटल 4 पार्ट रहने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो मेक श्योर टू फॉलो द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एट द अर्लीस्ट एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। चलिए आज का सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और पिछली वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए एंड वीडियो चाहिए एंड अगर और सब्जेक्ट्स के भी पीडीएफ एंड वीडियो चाहिए तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है विच इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app एंड ORG कोड इस्तेमाल करना है आपको GEGKT, राइट। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन 13 जो है दैट्स रिलेटेड टू एपीवाई। एपीवाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट सेज सपोज द गवर्नमेंट decides to review the co-contribution facility under the APY. A proposal is made to extend government's co-contribution of 50% of the subscribers' contribution of or rupees 1,000 per annum, whichever is lower. Which of the following potential beneficiaries who joined the scheme after 1st of April 2023 would be eligible for this co-contribution as per the original established guidelines of the scheme? Any citizen of India between 18 to 40 years who is not an income tax payer. Option B, a person who joined the scheme between June 1, 2015 to March 31, 2016 is not covered under by statutory social security schemes and is not a taxpayer. सी, जो मेजर गाइडलाइन थी वो यही थी, यानी कि गवर्नमेंट की जो को कंट्रीब्यूशन जब लॉन्च की गई थी वहां पर यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो ऑप्शन बी में बताया गया है। एंड दिस वाज बेसिकली अवेलेबल फ्रॉम जून 1 2015 टू 31 मार्च 2016, राइट। अब सब्सक्राइबर जो है वो किसी भी और स्टेचुटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कवर नहीं होना चाहिए, लाइक ईपीएफ में, ईएसआई एक्सेट्रा में, राइट। एंड वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, राइट। एंड अगर पर्सन जो है वो 2023 में ज्वाइन कर रहा है वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हिस्टोरिकल चीजों के बारे में हमसे पूछने के क्वेश्चन दैट्स पार्ट रिलेटेड विद। सो ऑप्शन बी इज आंसर, क्योंकि तब क्राइटेरिया यही था कि इसके बेस पर ही आपको को कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलना था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच इज रिलेटेड टू डीएवाई एनआरएलएम। In a district designated as a Category 1 district under DAY NRLM, an SHG avails a loan of rupees 3 lakh from the bank. तो एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कैटेगरी 1 डिस्ट्रिक्ट है। एंड वहाँ पर एक पर्सन ने लोन अवेल किया है, DAY NRLM का लोन अवेल किया है, राइट। एक एसएच नॉट नॉट अ पर्सन, एक्चुअल में एसएचजी ने लोन अवेल किया है 3 लाख रुपए का, एक बैंक से लोन अवेल किया है। द बैंक चार्जेस एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11% पर एनम। What will be the final effective interest rate paid by the SHG in this loan after all applicable interest subvention benefits are passed on to them? तो नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा उसके बारे में वी नीड टू आंसर, राइट। तो देखो अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, राइट, जो कैटेगरी 1 से है, तो अंडर द डीआईवाई एनआरएलएम है एंड उसने लोन लिया है 3 लाख रुपए का, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जा रहा है वो 11% का है। अब इंटरेस्ट सबवेंशन लगने के बाद जो इफेक्टिव रेट पे करना पड़ेगा, अगर जो एसएचजी है वो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट का पॉइंट जो है उसको मीटअप कर रहा है, राइट, उस केस में जो नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा दैट इज 4% पर एनम, राइट। तो नेट इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा डेट विल बी ऑफ 4%, राइट। तो बैंक का जो नॉमिनल रेट है, लेट मी जस्ट डिस्क्राइब दिस फंडा टू यू। जो नॉमिनल रेट बैंक चार्ज कर रहा है ना, वो चार्ज कर रहा है 11% का, राइट। अब सबवेंशन रेट के हिसाब से जो रेट लगेगा वो लगेगा 7% के हिसाब से, ठीक है। और एडिशनल सबवेंशन मिलेगी अगर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट की जाती है तो वो 3% की आपको और सबवेंशन मिल जाएगी, यानी कि नेट इंटरेस्ट जो रहेगा वो 4% का चार्ज किया जाएगा। एंड सबवेंशन रेट ये अप्लाई हो रहा है किस वजह से, बिकॉज ये कैटेगरी 1 डिस्ट्रिक्ट का लोन है अप टू रुपीज 3 लाख, ठीक है। तो उसकी वजह से सबवेंशन रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। सो आंसर्स देखते हैं, आंसर क्या रहेगा। सो एसएचजी विल पे 4 7%, द बैंक विल क्लेम द रिमेनिंग 4% फ्रॉम द गवर्नमेंट। नॉट करेक्ट, द एसएचजी विल पे द फुल 11%। कि एसएचजी है वो पूरा का पूरा 11% पे करेगी एंड विल रिसीव द डायरेक्ट बेनिफिट, राइट। दिस इज आल्सो नॉट द केस। द बैंक विल प्रोवाइड द लोन एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 4% एज मैंडेटेड बाय द स्कीम। फिक्स्ड रेट के ऊपर प्रोवाइड करेगी बैंक। ऑप्शन डी सेज एसएचजी विल बी पेइंग अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ऑल लोन्स अप टू 3 lakhs इन आर इफेक्टिवली इंटरेस्ट फ्री, कि जो पर्टिकुलर आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे करेगी ये, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस सिनेरियो इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट, कि ये कैटेगरी 1 से रिलेटेड है, राइट। कैटेगरी 1 डिस्ट्रिक्ट है ना, उससे रिलेटेड है।
तो 4% का जो इंटरेस्ट रहेगा वो करना पड़ेगा, बट इट वॉन्ट बी फिक्स्ड इवन. So I'm marking a new option over here, that is none of the above. None of the above. ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ना तो ये फिक्स्ड 4% है. ये 4% होगा अगर रीपेमेंट प्रॉम्प्ट रीपेमेंट होती है तो होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. प्रधानमंत्री आवास योजना. Under the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS), component of PMAY Urban, a beneficiary from Middle Income Group 1 (MIG 1) category से है, takes a housing loan of rupees 20 lakh. On what portion of this loan will the interest subsidy be computed, and what is the maximum subsidy amount they can receive? तो MIG 1 के अकॉर्डिंग कौन से अमाउंट के ऊपर आप कंप्यूटेशन करोगे सब्सिडी का, और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो कितना मिल सकता है, डेट वी नीड टू आंसर. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ऑप्शंस को. सो देखो, सबसे पहली चीज क्या रहती है, डेट्स रिलेटेड की जो CLS स्कीम है ना, वो बेसिकली MIG 1 एंड MIG 2 कैटेगरी से रिलेटेड है, राइट. एंड पर्टिकुलर आपको ये पर्टिकुलर स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कितना पर्टिकुलर आप सब्सिडी मिलेगा आपको, राइट. सो MIG 1 कैटेगरी के लिए जो एनुअल इनकम है वो 6 से 12 लाख के बीच में रहती है. इंटरेस्ट सब्सिडी जो मिलती है वो 4% की एप्लीकेबल होती थी मैक्सिमम प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर. 9 लाख का जो प्रिंसिपल होता था उसके ऊपर एप्लीकेबल रहती थी, चाहे लोन अमाउंट कितना भी हो, 4% के हिसाब से. सो मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट जो मिलेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलती है सब्सिडी. क्या मिलती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सब्सिडी मिलती है आपको फॉर दिस कैटेगरी, जो कि रहती है 2,35,000. कितनी रहती है? डेट इज 2,35,000 रहती है, बिकॉज MIG 1 कैटेगरी के लिए जो हाउस होल्ड का एनुअल इनकम कंसीडर किया जाता है, डेट इज कंसीडर बिटवीन 6 लाख 1 टू रुपीज 12 लाख रुपीज. ठीक है, और इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है 4% की, मैक्सिमम 9 लाख रुपए के ऊपर. डेट्स इट, राइट. लोन जितना मर्जी हो, लेकिन सब्सिडी मिलेगी जो वो 9 लाख के ऊपर मिलती है. एंड एक मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट जो कैलकुलेट किया जाता है ना, वो किया जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है. एंड MIG 1 के लिए जो अमाउंट बनता है, डेट इज 2,35,068 का बनता है, जो मैक्सिमम मिलती है, राइट. तो इस सिनेरियो में भी ये केस होने वाला है. सो ऑप्शंस देखते हैं. सो इट इज ऑप्शन सी, that subsidy will be computed on a loan amount of rupees 9 lakh with a maximum subsidy of this. क्लियर है चीज? ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. That's related to the DRI advance. A cooperative society is organized exclusively for members of scheduled tribes in a rural area and approaches a bank for a loan under the DRI scheme. For the society to be eligible, what is the specific condition regarding the land holdings of its individual members as per the original guidelines of the scheme? देखो, जो ओरिजिनल गाइडलाइंस हैं स्कीम की, उनके हिसाब से जो लैंड क्राइटेरिया है फॉर द SC ST मेंबर्स, वो क्या रहने वाला है उसके बारे में देखेंगे, राइट. सो ऑप्शन सेज द सोसाइटी इटसेल्फ मस्ट नॉट ओन मोर देन 5 एकड़ ऑफ द लैंड. देखो, क्राइटेरिया जो है वो इंडिविजुअल मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सोसाइटी की कलेक्टिव एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता. तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया. Each member of the society must individually satisfy the DRI eligibility criteria, including the land holding norm of not more than 1 acre irrigated and 2.5 acres of the unirrigated land. सी, आपको यहाँ पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल जो पर्सन्स हैं उनके पास, उनके लिए होता है क्राइटेरिया कि उनके पास इरिगेटेड लैंड 1 एकड़ से ज्यादा नहीं चाहिए, एंड जो अनइरिगेटेड लैंड है वो 2.5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट. सो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें एक्सक्लूसिवली आपके पास ST मेंबर्स हैं, वी आर हैविंग द ST मेंबर्स ओवर द शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये रहता है कि इंडिविजुअली वो क्राइटेरिया को मीटअप करेंगे, राइट. सो दैट इज द ओनली थिंग. ईच मेंबर्स का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, यानी कि हर मेंबर्स के पास जो फैमिली इनकम है वो एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर नहीं होनी चाहिए. एंड फर्दर उनका जो लैंड होल्डिंग है, इरिगेटेड लैंड 1 एकड़ से ज्यादा और अनइरिगेटेड लैंड 2.5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंगली वी लुक एट ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ the next question is related to DAY NULM. The Shelters of Urban Homeless component of DAY NULM provides for construction and management of permanent shelters. As per the mission's operational guidelines, what is the prescribed space norm per member per person within these shelters, and what is the preferred model for their operations and management? Preferred model क्या है उनके लिए, उन सभी चीजों के बारे में we need to guide.
राइट? तो 2 चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछी गई हैं कि प्रिस्क्राइब्ड स्पेस नॉर्म क्या है पर पर्सन के हिसाब से एंड फर्दर प्रेफर्ड मॉडल क्या है उनके ऑपरेशन का, मैनेजमेंट का। सी जो प्रिस्क्राइब्ड स्पेस नॉर्म है दैट इज मिनिमम 50 स्क्वायर फीट पर पर्सन है, ठीक है, नए शेल्टर्स के लिए। एंड पर्टिकुलरली दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अबाउट 5 स्क्वायर मीटर पर पर्सन, ठीक है, 50 स्क्वायर फीट कह लो, अगर मीट्रिक में देखें तो 5 स्क्वायर मीटर बन जाता है लगभग वो। एंड अगर प्रेफर्ड मॉडल ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो ये जो शेल्टर्स होंगे वो परमानेंट होंगे, ऑल वेदर एंड 24/7 शेल्टर्स होंगे। एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के लिए जो गाइडलाइंस है वो अर्बन लोकल बॉडीज की गाइडेंस प्रेफर की जाती हैं, ठीक है, कि वो खुद ऑपरेट करेंगी सभी शेल्टर्स को या फिर पार्टनर करेंगे वो एजेंसीज के साथ जो उनके द्वारा ही आइडेंटिफाई की जाएंगी। एंड इन एजेंसीज में एनजीओज भी हो सकते हैं, ये कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, वो सब चीजें हो सकती हैं। एंड साथ के साथ जो एक शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है उसको भी कंस्टिट्यूट किया जाएगा हर एक शेल्टर के लिए, जो बेसिकली जिसमें लोकल वार्ड मेंबर्स शामिल रहेंगे, यूएलबी के यानी कि अर्बन लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, केयर टेकर होंगे एंड नॉमिनेटेड रेजिडेंट भी हो सकते हैं, राइट? तो डे टू डे जो फंक्शनिंग होती है वो एसएमसी यानी कि शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी देखती है, ठीक है जी। तो आंसर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सो इट इज 50 स्क्वायर फीट पर पर्सन, दैट इज ऑप्शन बी, मैनेज बाय द एजेंसी selected through the competitive bidding process which can be a public, private or civil society organizations. Option B is the correct answer. Next question, it's related to the PMJDY. PMJDY. A PMJDY account holder receives a RuPay debit card. उनको एक RuPay debit card मिलता है. What specific set of insurance benefits were part of the package for accounts opened after August 2018? And what is a critical condition for the accidental death insurance claim to be admissible? तो क्रिटिकल कंडीशन क्या थी एंड क्या बेनिफिट जो थे वो यहाँ पर दिए जाएंगे रुपए डेबिट कार्ड के केस में इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेंगे, उनके बारे में हमने बताना है। दैट वी नीड टू आंसर। देखो, जो इंश्योरेंस बेनिफिट है वो पैकेज का पार्ट है, खास करके वो अकाउंट्स जो कि 28 अगस्त 2018 के बाद ओपन हुए हैं। जो नया पीएमजेडीवाई रुपए कार्ड है यानी कि जो कार्ड्स ओपन किए गए हैं और यहाँ अकाउंट्स ओपन किए गए हैं आफ्टर 28 अगस्त, उसमें एक पर्सनल एक्सीडेंटल कवर रहेगा या फिर एक्सीडेंटल डेथ कम परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर रहता है। एंड ये टोटल सम एश्योर्ड जो है ना वो 2 लाख रुपए का होगा। कितने का होगा? 2 लाख रुपीज का हो सकता है। जो की कंडीशन रहती है वो ये रहती है कि कार्ड होल्डर ने कम से कम एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की हो, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, एंड दैट इज टू बी डन विद इन 90 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि जिस दिन को एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले 90 डेज के अंदर अंदर कम से कम एक बार जो कार्ड है वो इस्तेमाल हुआ हो, तभी वो इंश्योरेंस कवर एक्टिव होगा, अदरवाइज दैट वॉन्ट बी कवर्ड, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। एंड जो डेथ है वो एक्सीडेंटल रीजन से हुई हो, सडन एक्सटर्नल या फिर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ना हो, ठीक है, डिजीज की वजह से ना हो, नेचुरल डेथ, सुसाइड या इलनेस जो होती है वो इसके अंदर कवर नहीं है अगर रुपए कार्ड के साथ जो इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है उसके देखें, राइट। तो 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है क्या? नो, दैट्स नॉट द केस। 2 लाख रुपए का आपको एक्सीडेंट कवर मिलता है, लाइफ कवर नहीं मिलता है। द कार्ड मस्ट हैव बीन यूज फॉर सक्सेसफुल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद इन 90 डेज प्रायर टू द एक्सीडेंट, एब्सोल्युटली ट्रू। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, एन इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल टर्न्स 51, ठीक है, एक इंडिविजुअल 51 ईयर का हो जाता है एंड देयर पीएमजेजेबीवाई कवर सीजेस, हाउएवर द प्रीमियम इज ऑटो डेबिटेड फ्रॉम देयर अकाउंट बाय द बैंक by mistake for the next 2 years. The person sadly passes away at the age of 53. His nominee files a claim. What is the most likely outcome of this claim as per the master policy guidelines between the insurer and the bank? इंश्योरर एंड बैंक के हिसाब से क्या गाइडलाइन रहेगी, डेट वी नीड टू आंसर। तो क्राइटेरिया आपके सामने है, केस आपके सामने है। सो तो केस काफी सिंपल सा है यहाँ पर कि इंडिविजुअल की एज जो है वो 51 ईयर्स की हो गई है एंड पीएमजेजेबीवाई का कवर उनका खत्म हो चुका है। अब कवर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसके बाद भी अगर आपका ऑटो डेबिट होता है तो बैंक की कोई भी जिम्मेदारी रहेगी या नहीं रहेगी? सबसे पहली चीज तो ये है कि पीएमजेजेबीवाई के रूल के मुताबिक एक पर्सन इन एलिजिबल हो जाएगा, राइट, कि वो 50 साल के बाद उसमें री एनरोल नहीं कर सकता, ठीक है। जो इंश्योरेंस है या कवर है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है जब पर्सन की एज 55 हो जाती है, नियर बर्थडे उसकी 55 एज जब हो जाती है तब वो
ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है आपका कवर। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी हम इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे कि इंडिविजुअल की एज ऑफ 51 हो चुकी है एंड अब उनकी एज एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो कंटिन्यू कर पाए। सो इवन अगर बैंक जो है मिस्टेकनली ऑटो डेबिट कर देता है 2 साल के लिए आफ्टर द एज ऑफ 50, क्योंकि उनकी पॉलिसी वो ऑलरेडी लैप्स करवा चुके हैं, राइट? तो डेफिनेटली वो एलिजिबल नहीं होंगे उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, राइट? सो द क्लेम is to be rejected. Options देखते हैं, the claim will be paid. No, that's not the case. The claim will be rejected as a person was over the maximum eligible age and incorrectly debited. Premium will be refunded to the nominee, right? So answer is option B. Option B जो है, that is going to be the answer here. Now let's move toward the question number 20th. A student takes an educational loan that is eligible for the central sector interest subsidy scheme, जो कि CSIS के लिए eligible है. The subsidy is provided for the interest charge during the moratorium period. यानी कि जो moratorium period के दौरान इंटरेस्ट हॉलीडे आपका रीपेमेंट हॉलीडे पीरियड के दौरान जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है उसके रिलेटेड ये सब्सिडी है. एंड हाउ इज द मोरेटोरियम पीरियड डिफाइंड अंडर दिस स्कीम एंड व्हाट इज द प्राइमरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर अ स्टूडेंट टू अवेल इंटरेस्ट सब्सिडी? क्या प्राइमरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और मोरेटोरियम किस तरह से डिफाइन करते हैं उसके बारे में हमने बताना है. देखो, CSIS के तहत जो मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है वो होता है ऐसा पीरियड जिसके दौरान जो स्टूडेंट है उसको पे नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं पे नहीं करना पड़ेगा, राइट? एंड जो कोर्स पीरियड है प्लस एडिशनल 1 ईयर, दैट इज अ मोरेटोरियम पीरियड. यानी कि अगर कोर्स 3 साल का है तो आप कह सकते हैं कि कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर जो रहेगा दैट विल बी योर मोरेटोरियम पीरियड, राइट? एंड प्राइमरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन क्या रहता है? सबसे पहली चीज तो इनकम सीलिंग रहती है, यानी कि स्टूडेंट की जो पेरेंटल इनकम या फैमिली ग्रॉस इनकम है सभी सोर्सेज से वो 4.5 लाख रुपए साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए. पहला तो इनकम सीलिंग है. सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो चीज आती है दैट इज अ इनकम सीलिंग, राइट? तो फैमिली इनकम जो है मैक्स अप टू 4.5 लाख, 4.5 लाख पर एनम, राइट? उससे ज्यादा नहीं चाहिए. एंड जो लोन है वो एक टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स के लिए लिया गया हो. एंड जो इंस्टीट्यूट है वो NAAC accredited होनी चाहिए एंड NPA accredited होनी चाहिए या तो, या फिर CFTI यानी कि सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, राइट? एंड जो लोन लिया जाएगा वो मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम के तहत लिया गया हो, राइट? एंड वन टाइम बेनिफिट मिलेगा. सब्सिडी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दी जा सकती है एक स्टूडेंट को. फर्स्ट लेट्स से उसने अंडर ग्रेजुएशन के लिए लिया या तो तब मिल जाएगा, या उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मिल जाएगा. दोनों के लिए नहीं मिल सकती सब्सिडी जो मिलेगी. एंड स्टूडेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा कोर्स, ठीक है, सक्सेसफुली, तभी ये सब्सिडी मिलेगी. अगर उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस केस में, राइट? उस केस में उसको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा. सो ये आपका प्राइमरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है. सो ऑप्शन देखते हैं. मॉनिटोरियम इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ओनली. नहीं, ये गलत हो गया क्योंकि मोरेटोरियम होता है कोर्स प्लस 1 ईयर. सो मोरेटोरियम ऑफ इज अ कोर्स पीरियड प्लस 6 months. Subsidies available only for students whose parental income is up to 6 lakh rupees per annum. Option B is also not correct. Option C, moratorium is course period plus 1 year or 6 months after getting a job, whichever is earlier. Subsidy is available for students whose parental income is up to 4.5 lakh. Absolutely true. ठीक है. तो मोरेटोरियम पीरियड इन जनरल क्या होता है? कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर होता है. एंड इनकेस अगर जॉब लग जाती है तो कोर्स पीरियड प्लस 6 months के हिसाब से मोरेटोरियम पीरियड होता है, राइट? सो आंसर जो सी है दैट इज अ करेक्ट वन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 22nd, 21, sorry. Right, it says a newly formed VO, village organization, in a resource intensive block having demonstrated effective management of its member SHGs for over 6 months, seeks funds to address food security and health related emergencies among its poorest members. As per the DAY NRLM guidelines, which specific corpus grant the VO primarily eligible to receive for this particular purpose and from which source? तो वीओ ने यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन ने एसएचजी जिसको वो बेसिकली टेक केयर कर रहा है पिछले 6 महीने से, अब उसमें उसने पुअरेस्ट मेंबर्स जो हैं उनकी फूड सिक्योरिटी को लेकर के या हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसीज को लेकर के फंड चाहिए. तो डीएवाई एनआरएलएम गाइडलाइंस के तहत कौन सा स्पेसिफिक कॉर्पस ग्रांट उनको मिल सकता है एंड वो किन से मिलेगा उसके बारे में हमने बताना है. देखो, जो ग्रांट उनको मिलेगी ना दैट इज VRF. ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में. उसे क्या कहते हैं? VRF मिलती है, ठीक है.
जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, दैट इज वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड। क्या होता है? वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड होता है। एंड ये ग्रांट मिलती है वीओ को, डीएवाई एनआरएलएम स्कीम के तहत मिलती है। एंड ये इसलिए दी जाती है कि आप जो भी आपके पूरेस्ट मेंबर्स हैं, आप उनको फूड सिक्योरिटी के लिए या इमरजेंसी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर पाओ, राइट? सो वीआरएफ एक्सप्लिसिटली इसी चीज के लिए होती है, राइट? यानी कि फूड सिक्योरिटी, हेल्थ रिस्क या सडन सिकनेस, इन चीजों को रिलेटेड होती है। एंड प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स है, लाइक अमाउंट क्या रहेगा पर मेंबर के हिसाब से। एंड फर्दर पर्पस मैच हो रहा है तो डेफिनेटली दैट इज इट, राइट? ठीक है, तो वो चीज होती है। सो ऑप्शंस को देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। द रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट। देखो, जो रिवॉल्विंग फंड होता है ना, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाता है, वो वीओ को नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन ए हो गया गलत। जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, लाइक जो आप कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है, वो होता है लाइक आपने लाइवलीहुड प्लान्स को सपोर्ट करना है एसएचजी मेंबर्स के, एंड वो वीओ के थ्रू राउट होता है। लेकिन वीआरएफ इमीडिएट वल्नरेबिलिटीज को लेकर होता है, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, राइट? तो वीआरएफ रहेगा। सो ऑप्शन सी, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड, दैट इज प्रोवाइडेड टू वीओ थ्रू द क्लस्टर लेवल फेडरेशन, सीएलएफ के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है और डीएमएमयू के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, सो एज टू एड्रेस द इमीडिएट नीड्स। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। नाउ it's related to PMSBY. Mr. Amit Shah has a PMSBY policy linked to his savings account at Bank A. He opens a new saving bank account at Bank B and also gets enrolled for PMSBY there, with the premium being debited in both the accounts for a given year. If he unfortunately dies in an accident, how will the insurance claim be settled as per the rules of the scheme? तो जो स्कीम के हिसाब से किस तरह से सेटलमेंट की जाएगी उसके बारे में वी नीड टू आंसर। देखो, चाहे आपने दो जगह पर मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर आपने पीएमएसबीवाई में अपना को एनरोल कर लिया और दोनों जगह पर आपका प्रीमियम भी डेबिट हो गया है, जो गाइडलाइंस है वो स्पेसिफिकली कहती हैं कि इंडिविजुअल एलिजिबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक सेविंग बैंक अकाउंट के थ्रू एनरोल करवाने में। अगर उसने एक से ज्यादा अकाउंट्स में एनरोल कर भी लिया और प्रीमियम पे कर भी दिया, जो इंश्योरेंस क्लेम उसको मैक्सिमम मिल सकता है वो सिर्फ एक ही अकाउंट के मिलेगा, थ्रू मिलेगा, वो भी मैक्सिमम 2 लाख रुपए का मिलेगा। एंड क्लेम विल बी पेएबल बाय द इंश्योरेंस कंपनी जिसका प्रीमियम जो था वो पहले रिसीव हुआ था पर्टिकुलरली पॉलिसी ईयर में, राइट? जिसको प्रीमियम पहले मिला था, लेट्स से अगर बैंक ए के थ्रू पहले मिला तो बैंक ए पे करेगा। सो प्रीमियम जो कि दूसरे अकाउंट से पे किया जाएगा वो रिफंड कर दिया जाएगा टू द नॉमिनी, या फिर उसके लीगल हेयर को जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा, राइट? दैट्स द केस। तो ऑप्शन देखते हैं। द नॉमिनी विल रिसीव 4 लाख रुपीज, दैट्स नॉट द सिनेरियो एट ऑल। द क्लेम विल बी रिजेक्टेड बाय बोथ इंश्योरर्स, नो। The claim of rupees 2 lakh will be paid through Bank A, where he was enrolled first, and premium collected by Bank B will be forfeited. देखो, जहां पर एनरोल हुए तो उसी के हिसाब से होता है, राइट? ऑप्शन डी भी देखते हैं एक बार। द क्लेम ऑफ रुपीज 2 लाख will be paid by the insurer associated with the bank from the premium was debited first. Yes, दैट्स द मेन थिंग। ऐसा नहीं है बैंक ए करेगा बैंक बी करेगा, इट्स अबाउट कि प्रीमियम कहां से डेबिट हुआ पहले। तो ऑप्शन डी इज द मोर करेक्ट वर्जन एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, विच इज रिलेटेड टू डीआरआई स्कीम। सो एन ऑर्फनेज विच डज नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इट्स ओन and is solely dependent on the donations and grants applies for a loan under the DRI scheme to purchase sewing machines for vocational training of its inmates. How would the bank assess the eligibility of the institution under the scheme's income criteria? तो स्कीम की इनकम क्राइटेरिया के तहत बैंक किस तरह से देखेगा कि क्या एलिजिबिलिटी की बनती है? द इंस्टीट्यूशन इज इनएलिजिबल। ऑप्शन कहता है कि इंस्टीट्यूशन इनएलिजिबल है। देखो, स्कीम के कुछ एक स्पेसिफिक प्रोविजन है रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये इनएलिजिबल, दैट्स नॉट द केस। सेकंड, इट सेज द इंस्टीट्यूशन इज एलिजिबल फॉर फाइनेंस अंडर द डीआरएस स्कीम विदाउट सेपरेट इनकम क्राइटेरिया एज इट सर्व्स ऑर्फन्स, राइट? देखो, जो डीआरआई स्कीम है यानी कि डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम है, इनकम क्राइटेरिया अल्टीमेट बेनिफिशियरीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, राइट? सो अगर हम ऑर्फनेज की बात करें जो कि खुद से कोई इनकम जनरेट नहीं करती है, जो कि डोनेशंस के हिसाब से चल रही है, तो बैंक जो है वो ऑर्फनेज की इनकम को कैलकुलेट नहीं करेगा, राइट? वो देखेगा कि जो वहाँ के बेनिफिशियरीज हैं, इंडिविजुअल इनमेट्स हैं, उनकी इनकम क्या है जो एक्चुअल में कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं। सो अगर हर एक बेनिफिशियरी के यहाँ पर देखें वो इनकम फॉल कर रहा है एज पर द क्राइटेरिया, कि अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो वहां पर जो एनुअल इनकम है वो 18,000 तक की है, और अगर अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में देखें वो 24,000 तक की है, तो डेफिनेटली दे डू फॉल अंडर द सैंक्शनिंग पार्ट, कि उनको सैंक्शन किया जा सकता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से ओवर हियर कि बैंक जो है वो ऑर्फनेज को एक अम्ब्रेला बोरोर की तरह ट्रीट करेगा, एंड जो इनमेट्स हैं, अल्टीमेट बेनिफिशरीज हैं,
उनका इनकम क्राइटेरिया देखा जाएगा कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग लेंडिंग की जाएगी, राइट? सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि ये बिकॉज ये ऑर्फन्स को सर्व कर रहा है, तो बैंक उनको देखेगा, ऑर्फनेज जो होगा वो एलिजिबल रहेगा, राइट? So option not B, option D will be the correct answer. That the orphanage is eligible, but the loan can only be used for the direct benefits of the inmates who individually meet this income scheme income and criteria, right? ठीक है, तो option D will be the correct answer. Next question, it's related to PMAY. A state government proposes an in situ slum redevelopment, yeah, that is ISSR project on a piece of land that currently houses 250 slum dwellings. The project plan involves using a part of land for building multi-story apartments for the slum dwellers and remaining part for commercial development by a private partner. As per the PMAYU guidelines, what is the quantum of central assistance provided for each house built for the eligible slum dwellers under this vertical? तो किस तरह से ये पार्ट प्ले किया जाएगा? बिकॉज ISSR के अंडर, ठीक है, इन सिटू स्लम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पीस ऑफ लैंड जो है उसमें 250 स्लम ड्वेलिंग्स हैं। प्रोजेक्ट में क्या है कि आप एक लैंड ऑफ पार्ट का प्लेस इस्तेमाल करोगे बिल्डिंग बनाने के लिए, जो कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट होंगे स्लम ड्वेलर्स के लिए, एंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा वहां पर कमर्शियल डेवलपमेंट की जाएगी बाय अ प्राइवेट पार्टनर, राइट? तो PMAYU की गाइडलाइंस के हिसाब से क्वांटम और सेंट्रल असिस्टेंस क्या रहेगी, राइट? उसके बारे में भी नीड टू आंसर। सो ऑप्शंस देखते हैं। अ वेरिएबल असिस्टेंस ऑफ रुपीज 2.5 लाख पर हाउस विल बी गिवन। सी, असिस्टेंस जो ISSR के तहत रहती है वो फिक्स्ड रहती है, वो वेरिएबल नहीं रहती है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी से सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ रुपीज 1 लाख विल बी गिवन, यस। देखो, अगर हम इन सिटू स्लम डेवलपमेंट की बात करें, जो कि PMAY का अर्बन का एक वर्टिकल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एक फिक्स्ड ग्रांट प्रोवाइड करती है, एंड स्कीम के तहत सेंट्रल असिस्टेंस जो होती रहती है वो 1 लाख रुपए घर के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है फॉर ऑल द हाउसेज बिल्ट फॉर एलिजिबल स्लम डेवलपर्स, यानी कि जितने भी घर बनाए जाएंगे स्लम डेवलपर्स के लिए उसके हिसाब से दिया जाएगा, राइट? एंड पर्टिकुलरली इस केस में भी दिया जाएगा, द असिस्टेंस इज रिलीज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि एक फिक्स्ड असिस्टेंस दी जाती है 1 लाख रुपए की। Now, after that, it's question number 25. Mr. Arvind Kejriwal, age 25, enrolls in APY and contributes for 8 years. At the age of 33, he faces a severe financial crisis and decides to voluntarily exit the scheme. According to the exit and withdrawal rules of the scheme, what specific components of APY account will be returned to him? तो क्या कंपोनेंट को रिटर्न किए जाएंगे? That we need to answer. Option 8 says only the total contribution made by him will be refunded without any interest. देखो, स्कीम जो है वो कहती है कि आप कंट्रीब्यूशन को इंटरेस्ट के साथ वापस करते हो, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, इट सेज द टोटल कंट्रीब्यूशंस मेड बाय हिम अलोंग विद द नेट एक्चुअल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन हिज कंट्रीब्यूशन विल बी रिफंडेड। तो PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन जो APY के केस में वो कहती हैं कि आप 60 साल की उम्र से पहले भी अगर वॉलंटरी एग्जिट करना चाहते हो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, लाइक फाइनेंशियल हार्डशिप है या कोई टर्मिनल इलनेस है कुछ है, तो उसके केस में आप डेफिनेटली पैसा ले सकते हो। ऐसे सिनेरियो में जो सब्सक्राइबर होता है ना, यानी कि जिस पर्सन ने एनरोल किया होता है, उसको टोटल कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने दिया वो भी मिल जाती है, साथ के साथ जो एक्चुअल इंटरेस्ट अर्न किया होता है ना उन्होंने कंट्रीब्यूशन के ऊपर, लाइक आप मेंटेनेंस चार्जेस को डिडक्ट करके जो भी नेट इंटरेस्ट अर्न होता है उसको वापस कर देते हो। जो गवर्नमेंट की को कंट्रीब्यूशन होती है, राइट, एंड जो इंटरेस्ट अर्न होता है, ठीक है, ऑन इट आर नॉट रिटर्न एज सच। ऐसा नहीं कि जो इंटरेस्ट एज सच अर्न कर लिया वो वापस कर दोगे, यहाँ पे गवर्नमेंट की को कंट्रीब्यूशन है, लाइक गवर्नमेंट की को कंट्रीब्यूशन हुई लेट से, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो अर्न हुआ होगा, उसको वापस नहीं करोगे, लेकिन जो आपने इंटरेस्ट अर्न करा माइनस मेंटेनेंस चार्जेस करके आप नेट इंटरेस्ट को पे बैक कर दोगे। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर नेट एक्चुअल इंटरेस्ट के बारे में ही बात की गई है। देन आफ्टर दैट इट इज द क्वेश्चन नंबर 26 which is related to PMEGP. An entrepreneur in a rural area of Uttar Pradesh wants to set up a small food processing unit under the PMEGP. They are unsure whether to apply to the KVIC, the State Khadi and Village Industries Board, KVIB, or DIC, District Industries Center. Which factor primarily determines the correct implementation agency for their project application?
प्रोजेक्ट एप्लीकेशन के हिसाब से क्या चीज़ प्राइमरीली डिसाइड करेगी कि उनको कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा केस को, दैट वी नीड टू आंसर। देखो, अगर हम पीएमईजीपी की बात करते हैं, नेचर एंड टाइप ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट जो होता है वो की फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है। लाइक अगर प्रोजेक्ट जो है वो केवीआईसी के अंडर आता है, लाइक एप्लीकेशन जो होगी वो आप केवीआईसी को दोगे या फिर स्टेट केवीआईपी को दोगे, वो ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से होता है, राइट। अगर प्रोजेक्ट किसी और सेक्टर से रिलेटेड है, अगर तो खादी विलेज इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है, फिर तो केवीआईसी को दोगे या केवीआईबी को दोगे, स्टेट केवीआईबी को दोगे। लेकिन अगर किसी और सेक्टर से रिलेटेड है, लेट्स से फूड प्रोसेसिंग है, सर्विस यूनिट्स है, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, तो एप्लीकेशन आप डीआईसी को दोगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स को दोगे, स्टेट गवर्नमेंट की, राइट। सो हमारे एग्जांपल में फूड प्रोसेसिंग है, एक रूरल उत्तर प्रदेश के पर्टिकुलर एरिया में है, तो डेफिनेटली जो डीआईसी है आप उनके पास एप्लीकेशन को सबमिट करवाओगे, राइट। सो ऑप्शन 8 says the choice of agency is solely at the discretion of the entrepreneur, not that's not the case actual में, right। The location of the proposed unit, KVIC KVIB handle the projects in rural areas while DIC exclusively handle the projects in the urban areas, right। देखो, ये प्राइमरी डिस्टिंक्शन है। पीएमईजीपी स्कीम जो है वो 3 एजेंसीज के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। केवीआईसी एंड केवीआईबी जो है वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जो कि रूरल एरियाज में लोकेटेड प्रोजेक्ट्स को बेसिकली देखती हैं। एंड डीआईसी जो है वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जो कि रूरल बेसिकली वो अर्बन एरियाज में देखती है, राइट। सो अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखें तो प्रपोज यूनिट जो है वो क्रिटिकल फैक्टर रहता है कि कौन सी लोकेशन में है। तो यहाँ पर जो यूनिट है दैट्स बेसिकली रूरल एरिया में, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा गया कि ये रूरल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश है, तो उसको कहाँ पे देखोगे आप, केवीआईसी या केवीआईबी में दोगे। लेकिन एक क्राइटेरिया साथ के साथ ये भी रहता है कि इफ इट इज रिलेटेड टू केवीआईसी सेक्टर, तो आप केवीआईसी के पास या केवीआईबी में देते हो, वो भी चीज साथ में रहती है। लेकिन जो प्राइमरी फैक्टर रहता है दैट इज रिलेटेड टू लोकेशन, that is related to location, right? Option C, it says the total project cost projects above rupees 10 lakh must be routed through DIC. Is it so? देखो, प्रोजेक्ट कॉस्ट डिटरमाइन नहीं करती कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होगी, तो ऑप्शन सी हो गया गलत। ऑप्शन डी, it says the nature of the industry, KVIC KVIB handle the village industries while the DIC handle a broad range of manufacturing units and the service units, but both can operate in rural areas। देखो, केवीआईसी केवीआईबी डेफिनेटली फोकस करती है विलेज इंडस्ट्रीज के ऊपर, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना इम्प्लीमेंटेशन का, वो होता है रूरल वर्सेस अर्बन लोकेशन का, राइट। तो उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन बी हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 27। The support to urban street vendors SUSV component of DIY NULM, right, aims to address their vulnerabilities. Let's just move to this question because this question is somewhat not related and for further not related to syllabus here. Now let's move to the question number 28. Question number 28, it says, under the revised SRMS scheme, a one-time cash assistance OTCA is provided to identified manual scavengers. What is the quantum of this assistance and what is the immediate intended purpose as per the scheme's design? तो इंटेंडेड पर्पस क्या होता है, वन टाइम जो आपकी ये असिस्टेंस दी जाती है वो असिस्टेंस का अमाउंट कितना दिया जाता है, दैट वी नीड टू आंसर, दैट वी नीड टू आंसर इन केस ऑफ SRMS scheme over here. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। सी, इमीडिएट जो असिस्टेंस दी जाती है दैट इज गिवन टू बी ऑफ रुपीज 40,000, यानी कि की फीचर क्या है कि आप वन टाइम कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो, वो 40,000 रुपए की प्रोवाइड करते हो, और ये अमाउंट डायरेक्टली पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में, राइट। प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि आपने इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है ताकि वो डे टू डे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाए और अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाए, राइट। अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाए वो पर्सन इमीडिएटली जब वो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम छोड़ देंगे, राइट। एंड वो ऑल्टरनेट लाइवलीहुड उनको चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करेंगे, अब उसके बीच में जो टाइम पीरियड है उसको कवर अप करने के लिए 40,000 रुपए दिए जाते हैं। सो आंसर इज 40,000 over here is to be disbursed directly to the beneficiary's account to support them and their family during the transition period after liberation. Absolutely correct. So option B जो है that is absolutely the correct answer here. Now let's move toward the next question. It's related to PMJDY. An individual, Mrs. Smriti Irani, opened a PMJDY account for the first time on November 15, 2014. She maintained the account well. Unfortunately, she passed away due to a natural illness on January 10, 2015. Is there nominee eligible for rupees 30,000 life insurance cover that was introduced at the scheme's launch?
एंड व्हाट वाज द की एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द डिजीज्ड अकाउंट होल्डर? तो आंसर क्या रहने वाला है? देखो, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया, एंड ये अकाउंट ओपन किया गया था 15 नवंबर 2014 को, एंड 10 जनवरी 2015 को उनकी डेथ हो जाती है, राइट? शी पासिस अवे ड्यू टू नेचुरल इलनेस। तो क्या ये एलिजिबल हैं कि इनको 30,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा? ऑप्शंस देखते हैं। देखो, की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहली बात तो क्या था? जो लाइफ कवर था वो अवेलेबल उन पर्सन के लिए था जो एक BSBD अकाउंट को ओपन करते हैं सबसे पहली बार, एंड उनको रुपए कार्ड दिया जाएगा, एंड बायोमेट्रिक बेसिकली लिंकेज होएगा उनके कार्ड का, ठीक है? पर्सन की एज 18 साल से लेकर के 59 साल के बीच में होनी चाहिए, राइट? ये कैसा? नाउ शी ओपन द अकाउंट ऑन 15 नवंबर 2015, ठीक है, तो डेफिनेटली एलिजिबल है, कि वो ठीक, वो पार्ट ठीक है। शी डाइड ऑन जनवरी 10 2015, विच इज बेसिकली बिफोर द 26 जनवरी 2015, वो भी एलिजिबल पार्ट है, ठीक है? सो इस केस में वी नीड टू आइडेंटिफाई द एज क्राइटेरियन, कि वो एज क्राइटेरियन फुलफिल हुआ था, रुपए कार्ड का क्राइटेरियन फुलफिल हुआ था। अगर सारी कंडीशन फुलफिल हुई थी, देन शी विल बी एलिजिबल, अदरवाइज शी वॉन्ट बी एलिजिबल। लाइक पहले था, इवन डेथ कवर था, इवन फॉर द नेचुरल डेथ, राइट? नेचुरल कोर्स से डेथ होती है, वो भी कवर था, ठीक है? तो दैट्स द पॉइंट ओवर हियर। सो द ऑप्शन 8 सेज दैट नो, द लाइफ कवर वाज ओनली फॉर एक्सीडेंटल डेथ, ऐसा नहीं था। 30,000 रुपए का जो कवर था ना, लाइफ इंश्योरेंस कवर अवेलेबल था, किसी भी रीजन से होती है तो वो कवर था, ठीक है? लेकिन उसमें आपके पास कार्ड मिलना चाहिए था और बायोमेट्रिक लिंकेज होना चाहिए था, तो ये पार्ट तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, yes, the nominee is eligible as the death occurred after the initial 45 days waiting period and the account holder was the family's primary breadwinner. That's not the case. No, the claim is not payable because the account was less than 1 year old. ऐसा भी नहीं है कुछ. Yes, the nominee is eligible because the account was opened within the specified period and the specified condition was the account holder must have been in 18 to 59 age of the group. अब हमें इस चीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनका एज क्राइटेरियन क्या था, अदरवाइज पॉइंट्स अभी कवर होते हैं। और साथ ही साथ हमें एक पॉइंट और देखना था, दैट वाज रिलेटेड कि पर्सन ने अकाउंट अपना कार्ड का इस्तेमाल भी किया। सो आंसर विल बी ऑप्शन ई, दैट इज नन ऑफ द अबव, राइट? क्योंकि कंडीशंस स्पेसिफिकली हमें क्लियर नहीं है यहाँ पर, जो चीज हमें बताई गई है। एक्चुअल में कंडीशन क्या होती है कि पहली चीज मैंने आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि अकाउंट को ओपन किया गया हो 15/8/14 से लेकर के 15/8/2014 से लेकर के 26/1/15 के बीच में, 26/1/15 के बीच में ओपन किया गया हो, राइट? ये था। एंड रुपे कार्ड जो है वो होना चाहिए और लिंक्ड होना चाहिए आधार से, और बायोमेट्रिक बेसिकली अटैच होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो 30,000 में मिल जाता है। और एज जो है वो 18 से 59 साल के बीच में होनी चाहिए। दिस वाज द क्राइटेरिया। नाउ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, राइट? सो अकॉर्डिंगली विल बी मार्किंग ऑप्शन ई। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और बहुत से कंसेप्ट को समझा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। एंड इफ यू वांट द कंप्लीट PDF फाइल फॉर दिस वीडियो, जस्ट डू ज्वाइन अस ऑन द एप्लीकेशन। आपको लिंक को विजिट करना है iibf.info/app and you'll be getting all the details over there. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.